हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ठोस अवस्था, जो आप लोगों की केमिस्ट्री की इकाई 1 मतलब जो चैप्टर 1 या फिर यूनिट 1 का क्रिस्टल अवस्था जो ठोस अवस्था था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे थोड़ा सा और आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका यानी क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल ठोस जो होता है उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में काफ़ी बताया। यदि आप भूल गए होंगे तो उसको फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज क्रिस्टल ठोस क्या होता है, जिसमें जो कण होते हैं, कण मतलब अणु, परमाणु या आयन जो होता है एक विशेष व्यवस्थाओं के द्वारा सजा हुआ रहता है अणु परमाणु, और एक ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं, वो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। तो इसके बारे में हमने बहुत बताया है, आप उसको देखिए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या है ना। तो किसी भी क्रिस्टल में जो कण होते हैं, अवयवी कण मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, त्रिविमीय व्यवस्था। अब ये त्रिविमीय क्या है उसको हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देते हैं, है ना। त्रिविमीय व्यवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु के द्वारा, एक डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे जालक बिंदु कहते हैं। यानी प्रत्येक कण को किसके द्वारा दर्शाएंगे, एक छोटे से डॉट से, इसी को हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जालक बिंदु जो होगा एक अवयवी कण होगा, यानी परमाणु होगा या अणु होगा या फिर आयन होगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, जो जालक बिंदुओं को हम लोग सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक, तो देखिए हमने एक क्रिस्टल जो है 5 कण है। ठीक है, एक जालक में, क्रिस्टल जालक में 5 अणु है, या परमाणु भी हो सकता है या आयन हो सकता है। तो ये पहले क्या होगा, एक सरल रेखाओं में जोड़ा जाता है। ठीक है, जब हम इसको एक सरल रेखाओं में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या होगा, जो एक ही रेखाओं में जोड़ाएगा उसको बोलेंगे 1 डायमेंशन यानी एक विमीय जालक। ठीक, उसके नीचे हम लोग सेम वैसे ही फिर 5 बिंदुओं लेके एक लाइन बनाएंगे तो वो हो जाएगा द्विविमीय जालक यानी 2 डायमेंशनल, है ना। और जब ये बार बार ये इसी तरह से उसका रिपीटिशन होते रहेगा, पुनरावृत्ति होते रहेगा, तो और कणों का जब पुनरावृत्ति त्रिविम में होने पर एक त्रिविमीय जालक यानी स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। तो देखिए आपके जो जो चित्र है उसमें देखिए जो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन करके एक किसका निर्माण हुआ है, एक त्रिविमीय जालक का निर्माण हुआ है। तो पहला वाला जो लाइन है 5 बिंदु वाला, जो पहला लाइन है वो हो गया एक विमीय जालक, उसके नीचे हुआ द्विविमीय जालक यानी 2 डायमेंशनल, ऐसे करके एक के बाद एक जुड़ते गया और एक द्विविमीय जालक जैसे करके जुड़ के एक किसका निर्माण हुआ है, एक जालक का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक जाल नुमा, जाल जैसे होता है ना, नेटवर्क आप सब जानते हैं ना, तो वैसे ही जाल होता है। तो उसमें क्या होता है, नेटवर्क में क्या होता है, उसमें कोई निश्चित शेप या और नहीं रहता, ज्यामितीय आकृति या संरचना नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये क्रिस्टल है तो इसका एक ज्यामितीय संरचना के रूप में वो आपस में एक जाल नुमा बना करके जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको जालक कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखिए एक वो पढ़ते हैं यूनिट सेल। ठीक है, अब एकक कोशिका किसे कहते हैं, एकक कोशिका या एकक सेल क्या होगा, किसी क्रिस्टल जालक, अभी अभी हमने आपको बताया, जिसको नीचे कर, अभी अभी हमने बताया, ये देखिए ऊपर में क्रिस्टल जालक है, किसी क्रिस्टल जालक का वो छोटा सा भाग, वो सूक्ष्मतम भाग जिसका त्रिविम में बार बार रिपीटिशन करने पर एक संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। देखिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं
किसी भी क्रिस्टल जालक का वो छोटा सा भाग जिसका बार बार मतलब वो छोटा सा भाग ही बार बार पुनरावृत्ति होगा, वो छोटा सा भाग का, उस छोटा सा भाग का जब बार बार रिपीटिशन करने पर एक पूरा संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, उसे हम कहेंगे एकक कोशिका या इकाई सेल। देखिए एक चित्र में दिखाया गया है इकाई सेल। तो इसमें देखिए कितने सारे एकक मतलब छोटे छोटे जो कोशिका है, क्रिस्टल जग छोटा छोटा भाग जो है जुड़ा है और उसका बार बार रिपीटिशन हुआ है। देखिए उसमें पॉइंट पॉइंट जो है अणु परमाणु या आयन है जो पिंक पिंक में दिखाया गया है पॉइंट में, और जब वो आपस में जुड़ गया है तो एक जालक का निर्माण हुआ है। इसको हम बोलेंगे इकाई सेल। और ये जो है वो हो गया त्रिविमीय जालक। तो अब हम बताएंगे आपको त्रिविमीय क्या होता है ना। तो त्रिविमीय क्या होता है, देखिए ये है हमारे पास एक क्यूब। क्या है ये? एक क्यूब है, ठीक है। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन। तो इसमें देखिए क्यूब में, इसमें ये देखिए कितने फलक है, ये देखिए एक, इस देखिए ये ऊपर नीचे 1 2, ये आगे और पीछे 3 4, ये साइड में 5 6, इसमें 6 फेसेस है। और कोण कितना है, देखिए 1, इसका सामने ये 2, इसका सामने ये 3, ये 4, ये देखिए ये 5 6, ये 7 8 है ना, 9 10 11 12 हो गया, ठीक है। ये देखिए है ना। इसमें देखिए ये एक डायमेंशन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये देखिए ये दूसरा, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये ऊपर से भी लेंगे तो देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। किसी भी दिशा से आप लेंगे, किसी भी एज किनारे को आप लेंगे तो देखेंगे नीचे तरफ लेंगे, देखिए 1 2 1 3 ऊपर की तरफ गया, ये हो गया 3 डायमेंशन। ऊपर में भी लेंगे, देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कोण बना करके रहता है ना। तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको? त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो ये जो रहता है तीनों किनारे की विमा मतलब अक्ष, इसको क्या बोलेंगे? 3 एक्सिस यानी 3 अक्ष है। एकक कोशिका के तीनों किनारों की जो विमा यानी अक्ष होती है उसको हम यहाँ पे देखिए आपके चित्र में दिखाया गया है ABC, यानी इसके 3 दिशा हो गया और 3 एक्सिस हो गया, उनके बीच में जो एंगल बना है वो हो गया अल्फा बीटा और गामा। तो ये आप समझ लीजिए, ये क्यूब है, इसमें 6 फेसेस है, कोण कितना है 1 2 3 4 ऐसे करके किनारा है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये जो एक किनारा है, ये किनारा जो होता है 3 और किनारे से जुड़ा होता है, यानी वो 3 एक्सिस हो गया। ऊपर की तरफ लेंगे 1 2 3, नीचे की तरफ लेंगे 1 2 ये 3, ये 3 एक्सिस हो गया, जो आप लोगों की देखिए चित्र बी में दिखाया गया है। लेकिन वो ठीक से हमको चित्र देख के समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने कोशिश की हूँ कि इसको एक डब्बा मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, बना के आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया त्रिविमीय, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं एकक कोशिका में प्राचल यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका को हम लोग जब डेफिनेशन करेंगे या उसके बारे में बताएंगे तो उसका एक पैरामीटर होता है कि एकक कोशिका के तीनों किनारे की विमाओं या अक्ष को हम लोग क्या करेंगे, क्या बताते हैं, तीनों किनारे के जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बताई हूँ मैं, अल्फा बीटा गामा, इसकी कोण या ABC द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम है बेब्रिस, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है, इसलिए उनको बेब्रिस लैटिस भी कहा जाता है। देखिए बेब्रिस लैटिस भी कहा जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम इसका प्रकार समझेंगे, एकक या इकाई सेल का प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला वाला हो गया सरल घनीय,
यानी सिंपल यूनिट सेल। सरल घनीय क्या होगा? ये जो सरल घनीय सेल होता है वो इकाई सेल में जालक की जो बिंदु होगी, बिंदु मतलब जो अणुपरमाणु होंगे वो केवल 8 कोनों पर ही उपस्थित होंगे। देखिए 8 कोण कौन सा है? ये 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। देखिए फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 कोनों पर स्थित होंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या बोली मैं? परमाणु या अणु जो होगा इस घन के 8 कोनों पर स्थिर होगा। ठीक, आप लोग घर में एक तो माचिस की डब्बा है या ऐसे घन नहीं होगा तो उसको भी देख के इसको बता सकते हैं कि 8 कोण होते हैं, कि कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं। इसको आप लोग आपस में देखिए मेरे वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी सेंटर्ड मतलब क्या होता है? केंद्रित एकक कोशिका। जब एकक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होता है तब उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 8 कोनों पर 8 तो होगा ही, साथ ही इसके फलक में भी होगा, इसके किनारे में भी होगा। इसी आधार पर इसको 3 भाग किए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं फलक केंद्रित, मतलब इसमें क्या होगा? कोनों के अतिरिक्त उसकी जो फलक है, इसमें कितने फलक है? 6 फलक है। फलक के बीच में भी होगा तो कितने फलक हैं? 6 फलक है तो 6 ठो और होगा। 8 कोनों पर 8 होगा, साथ में 6 और होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल होगा जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर भी स्थित होता है। तो ये कौन सा है? एग्जाम्पल हो गया NaCl। कभी कभी पूछते हैं फलक केंद्रित सेल का एक उदाहरण दीजिए, तो उसको हम बोलेंगे NaCl। ठीक है, थर्ड माने बी, इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु जो है सभी कोनों पर भी होगा, साथ साथ पूरे यूनिट के मध्य में भी होगा, जैसे कि CHCl। अब ये पूरे यूनिट, ये एक यूनिट है, ये एक गोटा यूनिट यानी एक पूरा यूनिट। इस यूनिट के 8 कोनों पर 8 होगा, साथ में इनका बीच में एक होगा। यानी ये मान लीजिए इसका एक केंद्र बिंदु होता है, जैसे हम लोग सर्कल देखते हैं, सर्कल के बीच में एक केंद्र होता है, चारों तरफ उसकी परिधि होती है। मान लीजिए ये एक क्यूब है, क्यूब के बीच में भी एक सेंटर है, तो वो होता है बॉडी के क्या बोलते हैं आपका बॉडी सेंटर्ड। ठीक, उसके बाद थर्ड वाला आता है एंड सेंटर्ड। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? एंड सेंटर्ड, मतलब इस प्रकार के जो यूनिट सेल में जालक बिंदु क्या होगा? सभी कोनों में तथा किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों के केंद्र में। अब देखिए इसमें 8 कोण है, 8 कोनों पे। अब देखिए यहाँ पे ये एक फलक है और ये एक फलक है, 2 फलक हो गए ना, 2 फलक के बीच में होगा। ठीक, किन्हीं 2 विपरीत फलक के, जैसे कि ये, इसका विपरीत कौन सा होगा? ये हो गया। देखिए इसका विपरीत ये, ठीक, ये इसका विपरीत ये हमारा ये इधर वाला होगा, ये इसका विपरीत ये वाला होगा। इन दोनों के ठीक बीच पर होगा, उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। देखिए आपके इसमें ड्राइंग करके दिखाया गया है सरल घनीय। देखिए SCC 8 कोनों पर 8 है, SCC में 8 कोनों पर 8 है। फलक केंद्रित में देखिए FCC में 8 कोनों पर 8 है और प्रत्येक फलक के बीच में एक ठो है। तीसरा वाला जो दिया है BCC 8 कोनों पर 8 है और पूरे मतलब यूनिट के बीच में एक ठो है, पूरे बॉडी के बीच में एक ठो है। और जो लास्ट D वाला दिया है, D वाला जो है उसमें देखिए जो है EFC, इसमें 8 कोनों पर 8 है, दोनों फलक के विपरीत दिशा में है। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया ये आप लोग देख लीजिए।
और इसमें मैं एक चीज़ और बताती हूँ, देखिए इसमें जो क्यूबिक वाला होगा उसका एग्जाम्पल कभी कभी पूछता है, तो उसका एग्जाम्पल होगा NaCl, माने जो क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम होगा उसमें उसका एग्जाम्पल होगा NaCl में ऐसे क्यूबिक सिस्टम पाया जाता है KCl। फिर आपका हो गया Ag या गोल्ड या हीरा या जिंक सल्फाइड या कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कितने संख्या में होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, जो हम लोग अभी क्यूबिक एकक सेल देखे हैं उसके बारे में देखते हैं कि जो घनीय एकक सेल में जो अणु या परमाणु होगा, अणु परमाणु की संख्या को गणना हम लोग कुछ तथ्यों के आधार पर करते हैं कि कितनी संख्या में उसमें अणु परमाणु होगा। तो पहला पॉइंट है घन के प्रत्येक कोनों पर, घन के प्रत्येक कोनों पर परमाणु कुल 8 होगा, है ना, और घनों के साझे में होता है। अतः एक घन के लिए, जैसे मान लीजिए ये 8 होगा, है ना, तो एक घन के लिए उसकी प्रायिकता कितनी होगी, उसके योगदान कितना होगी, 1/8। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, घन के प्रत्येक कणों पर स्थित परमाणु की कुल 8, है ना, घन के प्रत्येक कणों पर स्थित कण यानी परमाणु क्या होगा, कुल 8 घनों के साझे में होता है। जैसे मान लीजिए एक घन है, इसी तरह से कुल 8 घन के साझे में होता है। तो एक घन के लिए उसकी संख्या कितनी होगी, 1/8 होगी, है ना। ये आप लोग मैथ्स में भी पढ़ चुके हो कि कुल 8 घनों के साझे में होता है, इसलिए एक घन के लिए इसका योगदान कितना होगा, 1/8। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं कि घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित कण 2 घनों के साझे में होता है। ये एक घन और एक घन, तो 2 घनों के साझे में होगा, तो उसकी कुल योगदान कितना होगी, 1/2 होगा। ठीक, और तीसरा है घन के केंद्र पर स्थित कण प्रत्येक घन को 1 योगदान देता है। और चौथा है घन के किनारे के मध्य स्थित कण 4 घनों के साझे में होता है, इसलिए उसकी योगदान कितना होगा, 1/4। ठीक, अब देखिए हम लोग एक सारणी है, उस सारणी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। SCC में होता है 8 × 1/8। फलकों पर कितना होता है, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं सरल घनीय सेल में फलकों को नहीं गिना जाता। केंद्र पर 0 और योगदान होगा इसका 1। ये कैसे होगा हम आपको अभी नीचे में बताते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है सरल घनीय एकक सेल कैसे हुआ, उसको जो अभी आपने सारणी में देखा अब बता रही है। इस प्रकार के एकक सेल में मैंने क्या बताए थे, घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। ठीक, उसकी संख्या कितनी हो गई, 8। अब कोनों पर स्थित परमाणु का एकक सेल में योगदान कितना होगा, अभी हमने बताया है कि 8 कोनों पर 8 होगा और पूरे एकक सेल के लिए कितना होगा, 1/8। तो सरल घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 8 कोनों पर 8 गुना पूरे घन के लिए 1/8। तो इसमें 8 और 8 जो होगा कटपिट हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 1 परमाणु होगा। तो SCC में परमाणु कितनी होगी, 1। ठीक, अब हम सेकंड पे जाते हैं BCC। BCC मतलब क्या होगा, बॉडी क्यूबिक सेल हो जाएगा। इस प्रकार के सेल में मैंने क्या बताया था, 8 कोनों पर 8 होगा, साथ ही पूरे बॉडी के सेंटर पे 1 होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे, 8 × 1/8 जो पहले क्यूब के लिए हो गया, फिर उसका सेंटर में 1, तो धन 1। तो 8 और 8 कटपिट हो गया, बचा कितना, 1 होगा ना, 1, और फिर इसका सेंटर के लिए 1, तो 1 + 1 = कितना हो गया, 2। ठीक, थर्ड पॉइंट इज फलक केंद्रीय मतलब FCC फेस सेंटर सेल। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही 8 कोनों पर 8 होगा। फिर उसका फलक कितना है, हमने बताया था आपको 6 फलक होता है, तो हर 6 फलक में 6 हो जाएगा। तो फिर इसका योगदान क्या होगा, इसका आगे बढ़ाते थोड़ा सा, ये देखिए इसका योगदान क्या होगा, 8 कोनों पर 8
एक क्यूबिक के लिए, एक घन के लिए, कि यहाँ पे एक घन है तो एक घन के लिए कितना होगा 8 गुना 1/8 प्लस कितना फलक है इसमें 6, तो प्लस 6, तो 8 को 8 से हम लोग कटपीट करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, है ना। अच्छा ठीक, 1 बचेगा और प्लस 6। लेकिन हमने एक चीज़ और बताया था, जब फलकों पर हम लोग लेते हैं तो कैसे लेते हैं, दोनों फलक के बीच वाला हिस्सा को लेते हैं। तो इसमें फलक कितना है 6, तो 6 गुना आधा, क्योंकि दोनों फलक के बीच में है, मतलब ये फलक भी है ये फलक भी है ना, दोनों फलक है, तो इसका भी और इसको मिला के क्या हो जाएगा 1/2, तो 6 गुना 1/2, तो कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आ गया, और 8 गुना 1/8 धन 6 गुना 1/2, यानी कटपीट करके आया 1 + 3 = 4। तो देखिए हमने आज इसके बारे में बताया, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उस समय आपको हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाने देंगे और मैं खुद भी आपको बना करके दिखाऊंगी। तब तक आप इस चैनल को पढ़िए और क्लास को पढ़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, बार बार इसको देखते रहिए और इसको प्रैक्टिस करिए, ताकि आने वाले दिन जब मैं आपको इसके बारे में रिलेटेड न्यूमेरिकल दूँ आप बना सकें। थैंक यू।